नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है वक्त का तमाचा। मत मार बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों पर जरा सा तो तरस खा। मैं तेरा पिता हूँ। जगदीश जी गिड़गिड़ाते हुए बोले, पिता है तभी सिर्फ मारकर छोड़ देता हूँ। जो कोई और होते तो कब का जहर दे देता। और शर्म नहीं आती अपने ही घर में चोरी करते हुए। बेटा, मैंने चोरी नहीं की। मेरी गलती क्या थी? बहू ने सुबह से कुछ खाने नहीं दिया तो फिर क्या करता? भूख जोरों की लगी थी। खाना ढूंढने रसोई में गया तो वहां मुझे सिर्फ थोड़ी सी तेरी बची और छोड़ी हुई सब्जी दिखी, जिसे मैंने मुरमुरे के साथ खा लिया। जगदीश जी ने रोते हुए कहा, सुनिए जी, इन्हें यूं मारने से कुछ नहीं होगा। मार खाते खाते यह ढीठ बन गए हैं। इन्हें जो मन करता है वही करते हैं, क्योंकि इनको पता है ज्यादा से ज्यादा आप इनको मारेंगे और क्या होगा। प्रियंका ने कहा, तो फिर और क्या करूं जिससे यह बुढ़ा सुधर जाए? इन्हें बिना कपड़ों के बाहर आंगन में छोड़ दीजिए और साथ में खाना पीना बिल्कुल बंद। फिर देखिएगा कैसे रास्ते पर आते हैं। प्रियंका ने कहा, ठीक कह रही हो प्रियंका, इस ठंड में बिना कपड़ों के रहेंगे तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। कितने मन से मैंने तुम्हारे लिए वह गुलाब जामुन लाया था और यह पूरा झट से चट कर गए। जगदीश बाबू बोले, बेटा, मैंने कोई गुलाब जामुन को हाथ नहीं लगाया। मैंने तो बस तुम्हारी झूठी सब्जी ही खाई है। झूठ बोलता है बुड्ढे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। प्रियंका ने कहा और चुपचाप खड़ी खड़ी ससुर को ऐसे पिटता देख हंस रही थी, क्योंकि वह गुलाब जामुन खुद प्रियंका ने ही खाए थे और नाम जगदीश जी के ऊपर लगा दिया था। दीपक जबरदस्ती जगदीश जी के कपड़े खोलने लगा। वह रोते हुए बार बार मिन्नतें कर रहे थे और कह रहे थे, बेटा, ऐसा मत कर। तू चाहे तो मुझे भूखा प्यासा रख दे, पर मेरे कपड़े मत उतार। मैं बीमार पड़ जाऊंगा। बड़ी चिंता है खुद की। कभी अपने बेटे का सोचा है? इतनी उम्र हो गई है पर अभी भी इतना खाना खाते हैं, ऊपर से चोरी भी करते हैं। नहीं दीपक, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे अपनी चिंता भी नहीं है। वह तो मैं हर रोज भगवान से मुझे उठाने के लिए प्रार्थना भी करता हूँ, पर भगवान मेरी सुनता कहाँ है। और मैं बीमार इसलिए भी नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि एक तो भगवान मेरी सुनते नहीं, दूसरा बिना इलाज के बाद तड़पता हूँ। जगदीश जी ने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका इलाज नहीं करवाता, और करवाऊं भी क्यों? फालतू में पैसे नहीं है मेरे पास, और यह सजा ही आपके लिए ठीक रहेगी। यह कहकर दीपक ने जगदीश जी की कमीज उतार दी और उन्हें ठिठुरते ठंड में आंगन में बिठाकर घर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। बेचारे जगदीश जी एक तो बुढ़ापे के मारे पहले से ही कांपते थे, ऊपर से रात की ठंडी हवा उनके बदन को और कंपा रही थी। बेचारे कभी सिमट कर एक जगह बैठ जाते तो कभी आंगन में मौजूद केले के पौधे का पत्ता तोड़कर खुद को ढकने की कोशिश करते, पर उन्हें गर्माहट कहीं से मिल नहीं पा रही थी और वह रोते रोते कहे जा रहे थे, बेटा, अब कभी बिना पूछे नहीं खाऊंगा। वह मुझे चाहे तो तुम एक सप्ताह भूखे रख लेना, पर अभी अंदर आने दो। ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही है। ए बेटा, वो बहू, रहम करो इस बूढ़े पर। जगदीश जी की बातें किसी ने नहीं सुनी। बेचारे आंगन का गेट खोलकर सड़क पर भागने लगे, जिससे कि उन्हें गर्माहट मिले। पर एक बूढ़ा
कितना तेज भाग सकता है भला। दौड़ते दौड़ते उन्हें एक पेड़ के नीचे फटी हुई कमीज सड़क पर धूल खाती हुई दिखी। उन्होंने उस फटी हुई कमीज को उठाकर झाड़ कर पहन लिया। कमीज इतनी फटी थी कि शायद वह उनके बदन को ढक पाती। कहते ही जगदीश जी अपने अतीत में खो गए। दीपक की माँ सुषमा जी सजी धजी घर से विदा होने के लिए तैयार थी। अपनी पत्नी सुषमा की यूं अकाल मृत्यु का शोक जगदीश जी संभाल नहीं पा रहे थे। ऊपर से दीपक भी छोटा था। आज कई सालों से बीमार चल रही सुषमा जी को काल ने अपना ग्रास बना ही लिया। दीपक सबसे ज्यादा अपनी माँ से ही जुड़ा था। वह अचानक माँ के चले जाने से उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी ने कहा, दीपक को माँ की जरूरत है। यह कहकर जगदीश जी ने दूसरी शादी करने के लिए कहा, पर सौतेली माँ कहीं दीपक को परेशान ना करे, इसलिए उन्होंने अकेले ही दीपक को पालने का ठान लिया और पाला भी। पर किसे पता था कि इसके लिए जगदीश जी ने कभी तीसरे को अपने बीच आने नहीं दिया। आज वही किसी तीसरे के लिए उन पर इतने अत्याचार करेगा। खैर, दोनों बाप बेटे अपनी जिंदगी में जी रहे थे, पर दीपक को धीरे धीरे जगदीश जी से चिढ़ सी होने लगी। अगर वह बीमार पड़ते तो दीपक घर में कैद हो जाता। कभी भी कहीं भी जाता, जगदीश जी उनकी खबर लेते। यह सब दीपक को पसंद नहीं आता और इस बात के लिए दोनों में काफी बहस भी होती। फिर एक दिन दीपक ने जगदीश जी से कहा, पापा, अब मैं आपकी और इस घर की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा सकता, तो इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। प्रियंका इस घर की जिम्मेदारी को बखूबी संभालेगी। यह तो अच्छा सोचा है बेटा, पर जिस लड़की की तुम बात कर रहे हो, मुझे भी तो मिलवाओ। आज कितने सालों बाद इस घर में औरत के कदम पड़ेंगे। घर मेरा फिर से स्वर्ग बन जाएगा, जैसे तुम्हारी माँ के रहते था। जगदीश जी ने कहा, हम कल ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। उसके बाद वह यहाँ ही आएगी। फिर जितनी बातें करनी है कर लीजिएगा। अभी मेल मिलाप करवाने का समय नहीं है। यह कहकर दीपक वहां से चला गया। अगले दिन दीपक प्रियंका को लेकर आ गया। जगदीश जी ने वह सारी रस्में निभाई जो एक सास निभाती हैं, जिस पर प्रियंका खुश होने की जगह कहती हैं, वाह पापा जी, आपकी हरकतें देखकर तो लग रहा है मुझे यहाँ सासू माँ की कोई कमी नहीं महसूस होगी। तो फिर आपको रसोई का काम भी आता होगा। प्रियंका की इस बात से जगदीश जी का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया, पर वह कहते कुछ नहीं। दीपक उनसे कहता है, पापा, अब यह सब नाटक खत्म हो गया हो तो रात के खाने का इंतजाम कर लीजिए। अब नई बहू आते ही तो रसोई में नहीं जाएगी ना। यह क्या कह रहे हैं आप? आज तो क्या, उनके रहते मैं कभी रसोई में नहीं जाऊंगी। आपने मुझे यही वादा किया था ना? प्रियंका ने कहा। अरे हाँ बाबा, वैसे भी यह पूरे दिन घर पर और करेंगे ही क्या। तुम्हारे आराम में कोई खलल नहीं आएगी। जगदीश जी ने उन दोनों की बातें सुनकर हैरान थे। कहाँ तो वह सोच रहे थे कि सालों बाद घर में लक्ष्मी का प्रवेश हुआ है, और कहाँ लक्ष्मी के मुंह से ऐसी बातों को सुनने को मिल रही थी। समय बीतता गया और जगदीश जी ने अपने ही घर के रामू चाचा बन गए। घर का काम हो या बाहर का, उनके हिस्से में था। उनकी बीमारी में भी उनको आराम और सेवा नहीं मिलती। जब अतुल ने जन्म लिया, उसका भी सारा काम वही करते थे।
एक दिन की बात है, जगदीश जी बाथरूम में फिसलकर गिर गए। उनका सर दीवार पर जा लगा और खून की धारा बहने लगी। वह खून के हाथ से दबाते हुए प्रियंका के पास आए और कहा, बहू, मेरा सर बाथरूम में गिरने की वजह से फट गया। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। प्रियंका ने कहा, आप गिरते पड़ते रहे और हम डॉक्टर के पास भागते रहे। पैसे जैसे पेड़ पर लगे हैं। चुपचाप बैठिए, मैं कुछ करती हूँ। पता नहीं भगवान इस मुसीबत को उठा क्यों नहीं लेते। यह बड़बड़ाती हुई प्रियंका अपने कमरे में जाती है और अपना एक दुपट्टा लाकर जगदीश जी के सर पर बांध देती है। जगदीश जी दर्द से छटपटाते रहे, पर प्रियंका को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब दीपक घर आया, अतुल ने उसे सब बताया। नन्हा अतुल तब इतना कहाँ समझता था। अतुल के बताने पर जब दीपक अपने पिता को देखने गया तो उसके होश उड़ गए। वह पहले जगदीश जी को अस्पताल ले गया, फिर उन्हें टांके लगवाकर घर ले आया और प्रियंका से कहा, पागल हो गई हो क्या? सर फटकर खून निकल रहा है। ऐसे तो सारा खून बहकर वह मर जाते। फिर सोचा है क्या होता? मरता है तो मरे मेरी बला से। इस आफत से परेशान हो चुकी हूं मैं। इसने करवाया है ना टाकों पर हमारा खर्च। अब देखो इससे कैसे खर्च वसूलती हूँ मैं। अस्पताल से आकर जगदीश जी लेटे थे। इतना खून बह जाने की वजह से काफी कमजोरी थी, पर ना तो उन्हें पूछने दीपक आया और ना ही प्रियंका। वह भूख से तड़प रहे थे और अंत में थक कर उन्होंने प्रियंका को आवाज लगाई और रोटी देने को कहा। रोटी? कौन सी रोटी? जो टाकों का खर्च हुआ है ना, उससे आपकी 3 दिन की रोटी तो गई। अब 3 दिन सिर्फ पानी पर गुजारा कर बुड्ढे। प्रियंका ने कहा। जगदीश जी ने फिर कुछ नहीं कहा। उन्होंने सोचा शायद भूखे ही वह चल बसेंगे, पर कभी कभी मौत भी आसानी से कहाँ मिलती है। वह अपनी भूख को दबाने के लिए अपना पेट दबाए बैठे थे। कभी पूरा जग पानी का पी लेते तो कभी सोने की कोशिश करते, पर उस बुजुर्ग को राहत कहीं से नहीं मिल पा रही थी कि तभी अतुल चुपके से आता है और दादाजी को दूध का गिलास पकड़ाकर कहता है, दादाजी, यह दूध मम्मी ने मुझे दिया है। मैं चुपके से आपके पास ले आया। आपको भूख लगी है ना? जल्दी से पी लीजिए, इससे पहले कि मम्मी को पता चले। अतुल की इस मदद से जगदीश जी और भी बिलखने लगे और अपने कांपते हुए हाथों से वह दूध का गिलास पकड़कर उसे पीने लगते हैं। वह दूध को आधा गिराते, आधा पीते। जब गिलास का दूध खत्म हो गया तो वह जमीन पर गिरे दूध को चाटने लगे, जिस पर अतुल कहता है, दादाजी, जितने दिन आपकी सजा है मैं इसी तरह आपको दूध दे जाऊंगा, पर ऐसे जमीन का दूध मत चाटिए, आप बीमार हो जाएंगे। बेटा, कहते हैं बच्चों की बातें भगवान जल्दी सुनते हैं। तुम भगवान से कहो ना, इस बुढ़े को अपने पास जल्दी बुला ले। जगदीश जी ने कहा, दादाजी, पापा मम्मी आपको बहुत सताते हैं ना। मैं भगवान से यह कहूंगा कि उन्हें सजा दे। अतुल ने कहा। इसी तरह अगले दिन अतुल जब दूध देने आया तो प्रियंका वह देख लेती है। और फिर क्या था, उसके लिए भी जगदीश जी को दीपक ने पीटा। धीरे धीरे अतुल बड़ा होता गया और फिर अपने दादाजी के लिए आवाज उठाने लगा। इसलिए उसे पढ़ाई के बहाने बाहर भेज दिया दीपक ने। अतुल के जाने के बाद उनका वापस से वही रवैया शुरू हो गया। घर पर जो फटे पुराने कपड़े होते वही जगदीश जी को पहनाते। चप्पल भी फटी चीटी और यहाँ तक कि खाना भी कभी ताजा उनको नसीब नहीं होता। एक रोज बर्तन धोते हुए उनसे एक प्लेट गिरकर टूट गई, जिसके लिए प्रियंका ने उन्हें पूरा दिन भूखा रखा। पर जब जगदीश जी बर्तन धोने रसोई में गए, दीपक ने थोड़ी सब्जी छोड़ दी थी। बस
इस बची सब्जी को जगदीश जी ने मुरमुरे में मिलाकर खा लिया और इसी वजह से उन्हें कड़ाके की ठंड में बाहर कर दिया और फिर पीटा भी गया। इधर प्रियंका और दीपक खुश हो जाते हैं कि चलो बूढ़ा कहीं मर गया होगा डूबकर, और इसी खुशी में दोनों पार्टी कर रहे थे कि तभी अचानक मोहल्ले में बड़ी हलचल शुरू होने लगी थी। प्रियंका ने दीपक से कहा, पता नहीं आज मोहल्ले में बड़ी भीड़ है, पर मुझे कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। आप जाकर पता तो करो, आखिर बात क्या है। दीपक उस भीड़ में जाता है और घबराता हुआ वापस आकर दरवाजा बंद कर लेता है और हांफते हुए प्रियंका से कहता है, गजब हो गया, सामने वाले तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है, वह भी खाली बदन। और पुलिस आएगी तो पापा को घर पर न देखकर कहीं हम पर ही शक ना करें। जो हुलिया लोगों ने बताया उससे तो वह लाश पापा की ही मालूम पड़ती है। हम तो बुरे फंसे प्रियंका। आप सबसे पहले अपने चेहरे से यह घबराहट निकाल दीजिए, और अगर पुलिस आए तो कह देंगे वह हमारे बेटे से मिलने गए हैं। प्रियंका ने कहा, पर पुलिस अगर अतुल से पूछेगी तब? तुम तो जानते ही हो कि अतुल कैसा है। वह कह दे तो कि पापा वहां नहीं है, यह बताया ऊपर से दादाजी कहाँ गए यह पूछकर हम पर भी चिढ़ जाएगा। तुम भी ना ऐसे सुझाव देती हो कि क्या ही कहूँ। दीपक ने कहा, ठीक है, फिर कह देंगे तीर्थ यात्रा पर गए हैं और उनकी फोटो दिखा देंगे, पुरानी वाली कोई भी। प्रियंका ने कहा, दोनों यह सब बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने खटखटाया। दीपक ने देखा कि उनके दरवाजे पर पुलिस है तो उसके होश ही उड़ गए। वह और डर से पसीना पसीना होने लगा। कंपकपाते हाथों से दरवाजा खोला तो, जी साहब, आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पास ही के तालाब में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है और मोहल्ले वालों ने बताया है कि आपके पापा जैसे लग रहे हैं, तो हम इसलिए यहाँ आ गए। पानी में चेहरा काफी बिगड़ गया है तो पहचान पाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए अपने पापा को बुलाएं। हम उनसे कुछ पूछना चाहते हैं कि वह ठीक है ना। पुलिस ने कहा, हाँ हाँ, हमारे पापा जी बिल्कुल ठीक है, वह तो अभी 4 धाम की यात्रा पर गए हैं। यह देखिए उनकी भेजी हुई फोटो। यह कहकर प्रियंका ने अपना मोबाइल पुलिस के आगे बढ़ा दिया। आप बात कराइए हमारी, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे थे कि इससे पहले आपके पापा कभी इतने दिनों तक बाहर नहीं रहे। पुलिस ने सख्ते में आकर कहा, हाँ, वह क्या है ना, पापा इस बार दोस्तों के साथ गए हैं, वह काफी दिनों के बाद गए हैं। दीपक ने हकलाते हुए कहा, ठीक है, अभी तो चलता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो फिर आऊंगा। पुलिस ने यह कहा और जाने लगे। पुलिस जैसे ही जाने लगी कि तभी दीपक और प्रियंका का बेटा अतुल, जो बाहर पढ़ाई करता था, वह मौके पर पहुंच जाता है और आकर कहता है, पापा, दादाजी तीर्थ पर कब गए? और आपके पास उनकी फोटो, यह फोटो कहाँ से आई? यह दादाजी की सालों पुरानी फोटो है। मैं कब से दादा दादी की यह तस्वीर ढूंढ रहा था। कितने अच्छे लगते थे ना दोनों साथ में, जब दादी जिंदा थी। यह तो तब की फोटो है। यह क्या कह रहे हो? उस पुलिस वाले ने अतुल से पूछा। हाँ सर, मैं सही कह रहा हूँ। यह देखिए, यह फोटो को इन्होंने आपको दिखाया, वह तो आधी है, पूरी फोटो तो मेरे पास है। यह देखिए, यह रही पूरी फोटो। यह कहकर अतुल अपना फोटो पुलिस के आगे बढ़ा देता है, जिसमें जगदीश जी अपनी पत्नी सुषमा जी के साथ थे। तो फिर इसका मतलब वह लाश आपके पिता की ही है। अब आप लोग सच बताने का कष्ट करेंगे या फिर हम अपने तरीके से बुलवाएं? पुलिस ने कहा, नहीं सर, हमें नहीं पता पापा उस तालाब में कैसे पहुंचे। हमने उन्हें नहीं मारा, हम तो बस। यह कहकर दीपक शांत हो गया, जिस पर प्रियंका कहती है, हाँ सर, हमने तो उन्हें बस घर से बाहर निकाला था, पर पता नहीं वह तालाब में कैसे पहुंचे। प्रियंका लड़खड़ाती हुई जुबान में बोली, हाँ सर, वह तो हम उन्हें बस सजा देना चाहते थे ताकि वह आगे से चोरी ना करे। दीपक ने कहा,
अच्छा, तो पापा, दादाजी ने क्या चुराया था? जरा मैं भी तो सुनूं। अतुल ने कहा। अतुल, तू चुप रह, तू कुछ नहीं जानता। तेरे दादाजी मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। वह जो करते थे, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। कभी घर से पैसे चुराते थे, तो कभी सामान। इसलिए हमने उन्हें सजा देने की सोची। दीपक ने कहा। नहीं सर, यह लोग झूठ कह रहे हैं। दादाजी बिल्कुल ठीक थे। मुझे पूरा यकीन है, इन्होंने ही उन्हें मारा है। आप इन्हें ले जाकर अपने तरीके से पूछताछ कीजिए। यह सब सच सच बता देंगे। नहीं, रुक जाइए। दोनों यह क्या बोले जा रहे हैं? अपने माता पिता के साथ ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अतुल बोला। कौन से माता पिता? जिन्होंने मेरे दादाजी को तालाब में धक्का देकर मार दिया? वह मेरे माता पिता हो ही नहीं सकते। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को। मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया। मैं सब सच बताती हूँ। यह कहकर प्रियंका उस दिन की सारी घटना बता देती है। आज आइए दादाजी। जगदीश जी जैसे ही गाड़ी से निकलकर बाहर आए, उन्हें जिंदा सही सलामत देखकर तो दीपक और प्रियंका के होश ही उड़ जाते हैं। आज यह पहले वाले जगदीश जी नहीं थे। सूट बूट पहने एक सेठ की तरह लग रहे थे। ऊपर से आंखों पर काला चश्मा पहना था। अरे सर, आप यहाँ? उस पुलिस वाले ने पूछा। आप तो वही है ना, जो कल वृद्धाश्रम का उद्घाटन करने आए थे? और आपने 50 लाख की धनराशि उन लोगों को दान दी थी। यह सुनकर तो प्रियंका और दीपक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि यह सब कब और कैसे हुआ। पापा, आप यहाँ, मतलब फिर उस तालाब में, और यह सब क्या चल रहा है? दीपक ने चौंकते हुए पूछा। पापा, ठहरिए जरा, सब बताता हूँ। जरा दादाजी को सांस तो लेने दीजिए। उस रात जब आप दोनों ने दादाजी को घर से निकाला था, दादाजी ठंड से बचने के लिए सड़क पर भाग रहे थे, तो शर्मा अंकल ने उन्हें देख लिया था और उन्हें उनकी हालत देखकर वह समझते देर ना लगी कि आप लोगों की देन है। इसलिए उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया। मैं दौड़ते दौड़ते वहां से निकला और तब तक शर्मा अंकल को दादाजी पर नजर रखने को कहा। जब मैं दादाजी के पास पहुंचा, तो देखा बेचारे सड़क पर से धूल भरी शर्ट को पहन रहे हैं। सच कहूं, मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। जितना तरस मुझे दादाजी पर आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आप लोगों पर आ रहा था। मैं तभी आप लोगों के पास आकर इसका जवाब चाहता तो मांगता, पर फिर मैंने सोचा कि आप लोगों ने जो किया है, उसके लिए अब कोई सवाल जवाब नहीं, सीधे सजा होनी चाहिए। मैं दादाजी को अपने साथ ले गया, उनकी अच्छे से देखभाल की। दादाजी की फिर से हिम्मत बढ़ाई कि वह पहले की तरह अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। दादाजी को इस दुख से निकालने के लिए मैंने उनको काम में बिजी किया। अपने आप को बोझ ना समझे, इसलिए मैंने उनको अपनी कंपनी में 50% का मालिक बनाया। आज दादाजी ने मेरी पूरी कंपनी का काम संभाल रखा है। जो तुम लोगों ने उनके साथ किया, उस दुख से निकलने का बस एक यही तरीका था मेरे पास। यही नहीं, दादाजी ने 2 वृद्ध आश्रम तक खुलवाए हैं और वहां अपने जैसे ही लोगों को शरण दी है। उनके काम से परेशान होकर सरकार ने उन्हें खुद सम्मानित किया है। आज वह कोई गरीब जगदीश जी नहीं, बल्कि शहर के जानी मानी हस्ती हैं। पिता की हैसियत देखकर बहू बेटों के पैरों तले जमीन सरक गई। दादाजी, मैं आपसे वादा किया था ना कि आपका गुनहगारों को सजा दिलवाऊंगा। तो आपका गुनहगार आपके सामने है। आप जो सजा देना चाहे उन्हें दे सकते हैं। इन्हें तो कानून सजा देगा। जो अपने जन्म देने वाले पिता को मारने की कोशिश कर सकता है, उन्हें समाज के बीच रहने का कोई हक नहीं है। वहां खड़े पुलिस ने कहा। पापा, वह तालाब में किसी की लाश नहीं थी। वह तो हमने इस मोहल्ले वालों के साथ मिलकर एक नाटक किया था, ताकि आप लोग अपने मुंह से अपने किए का बखान करें। यह तो अच्छा हुआ
जो आप जेल जा रहे हैं और आपके रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला। वरना जब मैं यूं ठंड में आपको घर से निकालता तो वह और ज्यादा मुश्किल होता और शायद तब आपको रास्ते गिरी कोई फटी हुई कोई कमीज भी ना मिलती। अतुल ने कहा। फिर जगदीश जी दीपक का कॉलर पकड़कर कहते हैं, तूने मुझे ना जाने कितने ही चांटे मारे हैं, पर आज जो चांटा तेरे बेटे ने तुझे मारा है उसका दर्द शायद तू कभी भूल नहीं पाएगा। इसलिए मुझे और चांटे मारने की तुझे जरूरत नहीं, क्योंकि तुझे वक्त ने बड़ा जोरदार चांटा मारा है। यह तमाचा तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। दोनों पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन जगदीश जी ने उन्हें माफ नहीं किया और दोनों को पुलिस उठाकर ले गई। अतुल ने अपने माँ बाप के खिलाफ गवाही दी और उन दोनों को लंबी सजा हुई। अतुल अपने दादाजी को लेकर वापस अपने घर चला गया और खुशी खुशी उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जल्दी नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।